Hey guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Very warm greetings of the day. How do you do, man? I hope you are doing well. मेरे प्यारे बच्चों, today we will be discussing about acid-base titration. In last lecture, we have seen introduction of titration. Titration के purpose क्या होते हैं? Titration, percentage purity, composition of mixture, and most importantly, titration is there to know the concentration of a particular solution. फिर हमने टाइट्रेंट की बात की थी, टाइट्रेट की बात की थी. डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट, हमने टाइट्रेशंस को एसिड बेस रिएक्शन वाली टाइट्रेशन और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन वाली टाइट्रेशन और रिडॉक्स रिएक्शन वाली टाइट्रेशन. नॉन रिडॉक्स रिएक्शन वाली टाइट्रेशंस में एसिड बेस टाइट्रेशन थी, डबल टाइट्रेशन थी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन थी एंड बैक टाइट्रेशन थी. जो हमें पढ़ना है तो एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं. एसिड को बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे और बेस को एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेस, दैट मींस बेस इज टेकन इन ब्यूरेट एंड एसिड इज टेकन इन फ्लास्क और बीकर. बेस इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड, मतलब एसिड ब्यूरेट में लिया. एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री एसिड बेस टाइट्रेशन के हम केसेस बोल सकते हैं. अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड ले लें तो एसिडिमेट्री और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली ले लें तो एल्कलीमेट्री. एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड का इनफैक्टर और बेस का इनफैक्टर हम लोग देखेंगे. टाइट्रेशन में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और कुछ भी नहीं, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो इनफैक्टर है. एसिड का इनफैक्टर क्या था कि एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने एच आयन फर्निश कर रहा है ऑन एन एवरेज, या कितने OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है. सेकेंड वाली डेफिनेशन की एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो हम मेनली यूज करते हैं जो सोल्ट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, या ऑक्साइड्स, उन सब के लिए जिनमें H पॉजिटिव आयन डायरेक्टली फर्निश करने की कैपेबिलिटी नहीं होती. साथ साथ हमने कुछ 3 दगाबाज भी देखे थे. बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 ही होता है एक्टिंग एज एसिड. फोनिक एसिड दैट इज एंड फॉस्फेनिक एसिड, इनकी हम बात करें या फिर हम बात करें हाइपोफॉस्फोरस एसिड एन फैक्टर 1 एक एच आयन मैक्सिमम दे सकता है पर मॉलिक्यूल, और फॉस्फोरस एसिड 2 एच आयन दे सकते हैं मैक्सिमम. हालांकि उनमें 3 हाइड्रोजन होते हैं. लेट अस डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स ऑन इट. कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम इसके ऊपर. लेट अस डू न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली. बाकी इसमें कुछ नहीं चाहिए. बेस का इनफैक्टर, एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH है फर्निश कर रहा है, या एक बेस का मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है. और सेकंड वाली डेफिनेशन मेनली उन बेस के लिए है जो आपके डायरेक्टली OH आयन फर्निश नहीं करते हैं, डायरेक्टली OH नहीं करते हैं. जैसे एल्कली मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बेसिक होते हैं. एस ब्लॉक के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एस ब्लॉक मेटल्स के बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो बेस के रूप में काम करते हैं. तो उनके लिए हम कितने OH आयन कितने H आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, उसकी वो वाली डेफिनेशन बेस के इनफैक्टर की यूज करेंगे. ओके, लेट अस डू न्यूमेरिकल्स. हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं. बाकी डिस्कशन हम लोग जानते हैं. एसिड बेस टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में. लेट अस डू सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन टू हैव आइडिया अबाउट इट. 20 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर मेड अप टू 1 लीटर. देखो बच्चों, 1000 ml सॉल्यूशन बना लिया, 20 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया. सॉल्यूशन एक वाटर में 20 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया और इतना पानी ऐड किया कि फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है, 1000 ml. 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स. इस सॉल्यूशन में से हमने इसमें से हमने 50 ml सॉल्यूशन उठा लिया and that requires 50 ml of NaOH for complete neutralization. इसको हमने टाइट्रेट किया 50 ml of NaOH for complete titration. Determine the molarity of NaOH solution. NaOH solution की मोलरिटी बताई. ठीक है, NaOH solution की मोलरिटी बतानी है. देखो सोल्व कर लेते हैं हम लोग. देखो 20 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड तो 1 लीटर सॉल्यूशन में है,
और उसका 50 ml ही यहाँ पर हमने यूज किया है। तो 20 ग्राम कितने हो गए मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हम लोग निकाल लेंगे। तो 20 डिवाइड बाई व्हाट इज द मोलर मास ऑफ इट, इसका मोलर मास होता है 98। तो ये इसका मोल हो गया फॉस्फोरिक एसिड का 1000 ml में। तो उसमें 50 ml में कितने मोल हो जाएंगे, मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ H3PO4 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 20/98 तो थे वे 1000 ml में। तो 50 ml में कितने हो जाएंगे, 1000 ml में इतने मोल है फॉस्फोरिक एसिड के, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे डिवाइड बाई 1000, और 50 ml में कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 50। सो दिस इज योर मोल्स ऑफ H2SO4 इन, तो 1/98 आ गया आपका, राइट, मोल ऑफ H3PO4। अब देखो इतने मोल इसके रिएक्ट हुए, इतने मोल, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, क्या है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, H3PO4 और NaOH के बीच में हो रही है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है तो तीनों H आयन चले जाएंगे, Na3PO4 प्लस 3H2 हम लोग ले लेंगे बच्चों। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 H आयन दिया एसिड के एक मॉलिक्यूल ने तो एन फैक्टर 3, NaOH ने एक OH आयन दिया तो एन फैक्टर 1। बस जितने रिएक्ट किए वो इतने ही हैं, इतने तो टोटल 1000 ml में थे, लेकिन 50 ml को टाइट्रेट करवाया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो 50 ml में 20/98 मोल तो 1000 ml में है, तो 1 ml में डिवाइड बाय 1000 और 50 ml में मल्टीप्लाइड बाय 50, 50 ml में इतने मोल हैं। अब हम बताओ इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो हम लोग करते हैं मिल इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इक्विवेलेंट पॉइंट के ऊपर जब टाइट्रेशन कंप्लीट हुई, मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 3। बहुत ही सिंपल, क्या हो जाएगा इधर H3PO4 के मिल इक्विवेलेंट की, क्या यहाँ पे हम मोल जानते हैं इसके ना, मोल जानते हैं H3PO4 की। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हो गए आपके मोल ऑफ H3PO4 इन मोल। तो ये क्या हो गए मिलीमोल, और ये मिलीमोल और एन फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिली इक्विवेलेंट हो गए। ये क्या हो गए मोल, 50 ml में जो टाइट्रेशन में यूज हुआ 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो मिलीमोल, इसका एन फैक्टर 3 है तो मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट आ गए इसके, इज इक्वल टू इसकी मोलरिटी m है NaOH की, एन फैक्टर उसका 1 है तो मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर से नॉर्मेलिटी आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml कर देंगे तो मिलीमोल्स आ जाएंगे। 50-50 के साथ खेलने चला गया, 1000 के साथ खेलने चला गया, तो बच्चों मोलरिटी आ गई आपकी 60/98 इज 0.612 मोल पर लीटर। 0.612 मोल पर लीटर इज मोलरिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड टेकन। फॉस्फोरिक एसिड की मोलरिटी आपकी 0.612 मोल पर लीटर हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आस्क्ड। अगर H3PO4 से NaH2PO4 डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनता तो हम बोलते हैं एन फैक्टर 1 होता है इसका, तो यहाँ पर 1 कर देते। अगर इससे हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता Na2HPO4 तो इसका एन फैक्टर 2 H आयन चले जाते तो एन फैक्टर 2 होता। अभी तीनों H आयन चले गए तो एन फैक्टर फॉस्फोरिक एसिड का 3 है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने H आयन जा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग, तो इक्विवेलेंट पॉइंट का ये तो हम हरदम लगाएंगे, मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन एसिड बेस टाइट्रेशन। ये इक्विवेलेंट पॉइंट का कंडीशन है जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एसिड बेस टाइट्रेशन। Let us do some more questions on acid base titration. कुछ क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। H2C2O4 dot
XH2O, इसको पानी में डाला और इसका कितना ग्राम डाला, इसका 126 ग्राम डाल दिया, added and solution in water such that final solution is 1000 ml. 126 gram of oxalic acid hydrated is added to water and solution is made up to 1 liter. 1 liter solution बना लिया पानी डालकर. 100 ml of this solution required 200 ml of 1 molar NaOH for complete neutralization. इस solution का आपने 100 ml ले लिया, इसका 100 ml ले लिया 1000 ml का, तो जितने मोल इसमें होंगे उसके 1/10 हो जाएंगे, क्योंकि 1000 ml में जितने होंगे 100 ml में उसके 1/10 ही रह जाएंगे। इसको आपने टाइट्रेट करवाया, इसको आपने टाइट्रेट करवाया तो 200 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये आपका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। गाइस एंड गर्ल्स, एक्चुअली ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड है, 126 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, 1000 ml सॉल्यूशन आपने लिया, इसका 1000 ml का सिर्फ 100 ml आपने टाइट्रेशन के लिए यूज कर लिया। ये तो स्टॉक सॉल्यूशन है, इसका कुछ हिस्सा यूज करते हैं, तो यूनिटरी मेथड से इसमें जितने मिलीमोल होंगे उसमें कितने होंगे यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो। इसमें जितने मिलीप्रेट होंगे ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड के, इसमें कितने होंगे कॉरस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हो। 1000 ml से 100 ml यानी कि 1/10 टाइम वॉल्यूम हुआ, तो मोल भी यहाँ पे 1/10 हो जाएंगे, मिलीमोल भी, इक्विवेलेंट भी 1/10, मिली इक्विवेलेंट भी 1/10, सब चीजें। मास भी ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड का यहाँ पे वहां के कंपैरिजन में 1/10 ही रह जाएगा। ये है, तो देखो 126 ग्राम है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसका मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करें m, तो वो कितना है, H2C2O4 का 90 हो गया और H2O का 18 होता है, तो ये 18x हो गया, m की वैल्यू 18x। ओके, यहाँ पे मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 डॉट XH2। देखो ये 126 ग्राम आपको हाइड्रेटेड के दे रखे हैं, तो आप इक्विवेलेंट भी हाइड्रेटेड का ही लें। एक्टिंग है इसका एसिड की फॉर्म में ऑक्सैलिक एसिड प्लस NaOH आपका रिएक्ट करेगा, तो Na2C2O4 प्लस 2H2 बन जाएगा। बच्चों 2 H देगा ऑक्सैलिक एसिड एन फैक्टर, और NaOH एक OH देगा तो एन फैक्टर बेस का 1 हो गया। एन फैक्टर आते ही मान लो क्वेश्चन हो चुका है सिवाय कैलकुलेशन के। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट, जब टाइट्रेशन का इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2 डॉट XH2O इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। यहाँ पे n फैक्टर 1 है और यहाँ पे n फैक्टर आपका 2 है। 126 ग्राम, ये किसका मास है, 126 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का है। और तो यहाँ पे हम वेट है इसका, तो W/E लगाएंगे। W कितना है इसका, 126 ग्राम तो इधर है, तो यहाँ पे मैं मोल निकालूं तो 126/m है, तो वहां पे मोल कितने हो जाएंगे, 126/m मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000। समझ गए होगे, 1000 ml में इतने मोल हैं हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के, तो 1 ml में डिवाइड बाय 1000 और 100 ml में मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस यही रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसी के मिली इक्विवेलेंट इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसी के मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड है इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, एज सिंपल एज दैट। ये हो गए मोल्स, ये हो गए आपके मोल्स, ये हो गए आपके मोल्स इन 100 ml, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिलीमोल्स हो जाएंगे बच्चों, और मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर तो ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये क्या हो गया,
126 बाई एम, 1000 ml में मोल से हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के 100 ml में क्या होंगे 100 डिवाइड बाई 1000, ये मोल हो गए, 1000 से मल्टीप्लाई करते मिलीमोल, एन फैक्टर से मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज मिली इक्विवेलेंट, तो 2 आपका एन फैक्टर है। उसका क्या करेंगे, मोलरिटी 1 है और एन फैक्टर भी 1 है, मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml दैट इज 200। 1000 से 1000 खेलने चला गया, ये बच्चों 200 से 200 खेलने चला गया, m की वैल्यू आ गई आपकी 126 ग्राम पर मोल। अब mx की वैल्यू पूछी है, m क्या है 90 प्लस 18x, तो हम बोलेंगे 19 प्लस 18x इज इक्वल टू 126, 18x इज इक्वल टू 36, implies x इज इक्वल टू 2। तो मेरे बच्चों ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, ओरिजिनली ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट की फॉर्म में है, तो वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ x इज 2। ये क्वेश्चन से हमें एक चीज समझ में आती है कि जिसका वेट दे रखा है, जिसका वेट दे रखा है उसी का ही मोलर मास डिवाइड करेंगे। सिर्फ इतने का तो 90 है, इसका 90 प्लस 18x है, तो हमने किसका मोलर मास डिवाइड किया, इसका वेट अगर हाइड्रेटेड का है तो ये मोलर मास भी हाइड्रेटेड का होगा और मोल भी हाइड्रेटेड के ही आएंगे। पर एन फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये हाइड्रस होता तो भी 2 एच देता, इसका 1 मोल 2 मोल एच देता तो एन फैक्टर एसिड का 2 होता, और वाटर है हाइड्रेटेड है तो इसका भी एन फैक्टर 2 ही रहेगा एक्टिंग एज एसिड, क्योंकि ये H2O तो सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाएगा। बट वेट इसका दे रखा है तो W/M में W भी हाइड्रेटेड का लेंगे और M भी हाइड्रेटेड का लेंगे। X की वैल्यू होगी, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। एसिड बेस टाइट्रेशन में तो यहां पर W/E में जिसका वेट लेंगे E इक्विवेलेंट वेट भी उसी का ही लेंगे, या मोल निकालना हो तो W/M में जिसका वेट लेंगे हाइड्रेटेड का जैसे वेट लिया तो M भी हाइड्रेटेड का ही रहेगा। बस इस क्वेश्चन से ये चीज हमें समझ में आती है, राइट। हम तो उसी के डायरेक्टली इक्विवेलेंट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BaA2 dot 2H2O is salt of BaOH twice NHA, HA को बोल रखा है वीक एसिड और BaOH twice को बोल रखा है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट है, बताओ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट बेसिक नेचर का होता है, तो ये बेसिक नेचर का है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ये है, और 2910 ग्राम ऑफ बेरियम सोल्ट इज क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड टू फ्री एसिड। अब इसमें रिएक्शन दे रखी है BaA2 प्लस H2SO4 रिएक्ट करता है, BaSO4 बनाता है और HA बनाता है। ये फ्री एसिड हमें मिल गया। बताओ ये बैलेंस ही है तो मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, फिलहाल हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है तो एन फैक्टर, ये बेस है रिएक्शन में और ये एसिड है। एक एसिड का मॉलिक्यूल 2 H आयन दे रहा है तो एसिड का एन फैक्टर 2, और एक बेस का मॉलिक्यूल का एन फैक्टर भी 2 होगा। कैसे भाई, एक बेस का मॉलिक्यूल BaA2.2H2O 2 मोल H के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH दे रहा है या कितने H के साथ रिएक्शन कर रहा है, वही एन फैक्टर होता है। ये सोल्ट है तो सेकंड वाली डेफिनेशन आपको बेस की एन फैक्टर की यूज होगी। बेस का एन फैक्टर होता है कितने OH पर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं बेस के, या फिर कितने H के साथ एक बेस का मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितने H के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक बेस का मॉलिक्यूल 2 मोल H के साथ रख रहा है तो इसका भी एन फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, अब कुछ डेटा दे रखा है
2190 gram barium salt is quantitatively converted to free acid by reaction with 100 ml of 0.1 molar 100 liter of 100 लीटर है इसका और 0.1 मोलर सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका है 2910 ग्राम of barium salt is quantitatively converted to free acid by reaction with 100 liter of 0.1 molar sulfuric acid. Acid HA can be, तो जो acid HA is, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ये एसिड CH3COH है, ये एसिड HCOH है, ये एसिड HCl है, या ये एसिड HCl है. बेरियम का एटॉमिक मास भी दे रखा है 137, that is given, and what all is given, एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरा इसका मोलर मास बताओ, इसका मोलर मास बताओ, that is second thing is, this is second thing that is asked, this is second thing that is asked. ओके, इसका मोलर मास आपको बताना है और दूसरा ये कौन सा एसिड HA वो बताना है. देखो भाई साहब, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, चाहे टाइट्रेशन में रिएक्शन हो रही हो, पर बोल रहा है कि ये दोनों क्वांटिटेटिवली पूरी तरह रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि ये भी खत्म हो जाता है और ये भी खत्म हो जाता है. 100 लीटर 0.1 मोलर में जो H2SO4 है वो पूरा रिएक्ट करता है, इज इक्वल टू दिस. तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, इक्विवेलेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ दिस रिएक्टेड. डायरेक्टली आप कर लीजिए, इसका वेट दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसकी मोलर मास पूछा है, तो इसके बारे में दे रखा है, इसके बारे में कुछ पूछा है, तो इन दोनों को इक्विवेलेंट इक्वेट करेंगे. बताओ, इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो इसके इक्विवेलेंट क्यों लेकर चलेंगे, इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखी. तो इक्विवेलेंट ऑफ BaA2.2H2O बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. एन फैक्टर एसिड का 2 है और एन फैक्टर बेस का भी 2 है, राइट. अच्छा, अब मैं क्या बोलूंगा, इसका वेट दे रखा है, तो किसका वेट है, हाइड्रेटेड का है, तो मोलर मास भी किसका पुट करना है, पूरे हाइड्रेटेड का N पुट करना है. तो यहाँ पे W/M W/E से इक्विवेलेंट लिखूंगा, इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूला होते हैं, और यहाँ मोलरिटी दे रखी है तो मैं नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से, क्योंकि नॉर्मलिटी और वॉल्यूम इन लीटर की इंफॉर्मेशन हम इन्फर कर सकते हैं. तो ये हो गया W/E. बताओ 2910 डिवाइड बाई M, उधर कितना हो गया, ये W/M से क्या हो गया, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, M/N फैक्टर, M/N फैक्टर. ये W हो गया, ये E हो गया. E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास डिवाइड बाय N फैक्टर. N फैक्टर इसका 2 है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर विच इज 10. ये एक 0 से एक 0 चला गया, राइट. अच्छा, H2SO4 का मोलरिटी सॉरी मल्टीप्लाइड बाय N फैक्टर से नॉर्मलिटी, ये वॉल्यूम इन लीटर आ गया, राइट. तो दिस इज 20, एक 0 से एक 0 चला गया, एंड M की वैल्यू आ गई 291 ग्राम पर मोल ऑन कैलकुलेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, M की वैल्यू आ गई. अब M की वैल्यू आ गई तो हमारा काम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक का बेरियम का 137 है, प्लस इसका मान लो आप x, तो 2x प्लस 18 होता है H2O का, 2H2O का मतलब इज इक्वल टू 291. ओके, यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 59, तो ये एक का मास हो गया, एक का मास है 59, तो HA का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 AMU और ऐड हो गया, तो 60 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया. इसका मोलर मास बताओ,
इसमें किसका 60 ग्राम पर मोल है, इसी का ही 60 ग्राम पर मोल है। कैलकुलेट करो आप एसिटिक एसिड का 60 ग्राम पर मोल, बाकी किसी का 60 ग्राम पर मोल नहीं है। हेंस एक ही ऐसा ऑप्शन है जो हमारी मोलर मास ऑफ एसिड को सेटिस्फाई करता है। तो हम मोलर मास ऑफ एसिड से एसिटिक एसिड है 60 ग्राम पर मोल वाला, उससे हम टिक कर देंगे। देखो बच्चों, इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसकी पूछी है, तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ये सोल्ट है, सोल्ट भी आपके बेस के रूप में काम कर सकते हैं, जैसे एस ब्लॉक के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बेस के रूप में काम करते हैं। ऑक्साइड्स भी एस ब्लॉक के, मेटल ऑक्साइड भी बेस के रूप में काम करते हैं। तो ये बेस हो गया सोल्ट और ये एसिड हो गया। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहाँ पे वेट दे रखा है तो W/E से इक्विवेलेंट लिखेंगे। 4 फॉर्मूला होते हैं इक्विवेलेंट के। यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है इन लीटर, तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से इसके इक्विवेलेंट लिखेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास, ये वेट किसका है, सोल्ट का है, तो ये मोलर मास भी किसका होगा, सोल्ट का होगा। एन फैक्टर भी किसका है, सोल्ट का है, तो मोलर मास 298। मोलर मास क्या, बेरियम का 137 दे रखा है। हाइड्रो ए का मान लेते हैं, एच एसिड है तो ए का मान लेते हैं हम x, तो 2 ए हैं तो 2x। एक H2 होगा 18 होता है, तो 2 H2 होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू, इसका मोलर मास 290, x की वैल्यू 59 आ गई। अगर A का मोलर मास आपका A नेगेटिव हो गया, A नेगेटिव का मोलर मास 59 है, तो HA का कितना हो गया 60, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 mu ऐड हो जाएगा। तो HA एक ऐसा एसिड है जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है। यहाँ पर सिर्फ एसिटिक एसिड है जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, और हम आसानी से इसका कौन सा एसिड है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसका मोलर मास बताओ और कौन सा एसिड होगा इनमें से आउट ऑफ दिस। जिसका मोलर मास 1 होगा, जो मोनोप्रोटिक होगा, यानी कि एक एच देगा वो, और जिसका मोलर मास 60 हो, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो उसको भी टिक कर दोगे। दोस्तों, एसिड बेस टाइट्रेशन के हमने कुछ न्यूमेरिकल किए, और दोनों न्यूमेरिकल में मैंने हाइड्रेटेड सॉल्ट लेने की कोशिश की, हाइड्रेटेड एसिड लेने की कोशिश की। एक छोटा सा चीज ध्यान रखना, H2C2O4.2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। जस्ट कीप इन माइंड, इसको हम कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को, कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, डाइहाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, डाइहाइड्रेट होता है कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आपको ध्यान होगा कि ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी टाइट्रेट की तरह भी इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइट्रेशन की, दैट इज डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं बस डबल टाइट्रेशन। इसी को हम डबल टाइट्रेशन भी बोलते हैं, डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन, डबल एसिड बेस टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन। देखो, ये टाइट्रेशन है किसके लिए, पहली बात तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन है। क्या है ये, एसिड बेस टाइट्रेशन ही है। तो एसिड का इनफैक्टर कितने एच दे रहा है, कितने OH के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बेस का इनफैक्टर कितने OH दे रहा है, या फिर कितने H पर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। तो बस वही एन फैक्टर ऑफ एसिड बेस हम यूज करेंगे। यहाँ पर एन फैक्टर आ गया तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पर इसके लिए कुछ आपको कौन कौन से 2 इंडिकेटर, डबल इंडिकेटर मतलब 2 इंडिकेटर यूज करते हैं, याद है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, एक फिनोल्फ्थालीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। एक फिनोल्फ्थालीन होता है और दूसरा मिथाइल ऑरेंज होता है। फिनोल्फ्थालीन फिनोल्फ्थालीन को हम सोल्ट में लिख देंगे HPH, और मिथाइल ऑरेंज को हम
सोल्ट में लिख देंगे MeOH, ऐसे लिखते हैं। पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। पहली बात, इसमें एसिड कौन होगा, बेस कौन होगा, इस एसिड बेस टाइट्रेशन में उनके एन फैक्टर क्या होंगे। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं तो फिर कौन सी रिएक्शन होती है, और क्या क्या एन फैक्टर होते हैं। इतना चीज आपको समझ में आ गया तो डबल टाइट्रेशन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। एक्चुअल में ये डबल टाइट्रेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। डबल टाइट्रेशन का घुमा फिरा के क्वेश्चन वो बहुत कॉमनली पूछते रहते हैं। इट इज वेरी फेमस गाइस, यस डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। श्योर, ये हमारे काम की चीज है। डबल टाइट्रेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज माइंड इट। तो दोस्तों एक एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, बस आप सीक्वेंस में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं सुन लीजिए, यू विल फाइंड इट लाइक ए पीनट, आपके लिए डैम इजी हो जाएगा। जस्ट कीप लिसनिंग मी सिंसियरली प्लीज। फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज एक इक्विवेलेंट पॉइंट आप बोलते हो, एंड पॉइंट फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट जब ये इंडिकेटर यूज करते हो, और दूसरा जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हो तो एंड पॉइंट को बोलते हो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर है ये, एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होने वाले एसिड बेस इंडिकेटर का दूसरा नाम पीएच इंडिकेटर होता है। एसिड बेस इंडिकेटर का दूसरा नाम पीएच इंडिकेटर होता है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो पीएच इंडिकेटर या एसिड बेस इंडिकेटर बोले जाते हैं। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के और पीएच इंडिकेटर के। हर एसिड बेस इंडिकेटर और पीएच इंडिकेटर की अपनी पीएच रेंज होती है। अब ये पीएच रेंज क्या होती है, पीएच रेंज में कलर वेरिएशन कैसे होता है, और पीएच इंडिकेटर क्यों बोले जाते हैं, कलर ड्यू टू इंडिकेटर क्यों चेंज होता है, इंडिकेटर अलग अलग पीएच के ऊपर सॉल्यूशन को अलग अलग कलर इंपार्ट करने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है उसका, ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं इन द चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर खुद अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और वो हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी और इंडिकेटर थ्योरी के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, और एसिड बेस में किस तरह एसिड बेस टाइट्रेशन होगी तो किस तरह पीएच चेंज होगा वो भी एक चीज है। एक तो आपको पता है बचपन से, छोटा सा पॉइंट तो आप समझ जाएंगे कि जितना पीएच 7 से कम जीरो की तरफ आता है उतना ज्यादा एसिडिक होता चला जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई सॉल्यूशन, और 7 से 14 की तरफ जितना जाता है उतना ही 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन उतना ज्यादा बेसिक होता चला जाता है। यानी कि पीएच बढ़ता है, एक न्यूट्रल होता है, उससे जितना ऊपर जाता है उतना ज्यादा बेसिक, उससे जितना नीचे आता है उतना ज्यादा एसिडिक। यानी कि पीएच बढ़ता है तो सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा एसिड से बेसिक की तरफ, न्यूट्रल एसिड से न्यूट्रल से बेसिक की तरफ सॉल्यूशन शिफ्ट होता चला जाएगा, और पीएच अगर घटता है तो बेसिक से न्यूट्रल से एसिडिक की तरफ होता चला जाएगा। यस और नो, यानी कि ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। तो कोई बोले कि सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो गया तो मतलब पीएच घट गई, इतना दिमाग में बैठ रहा होगा। और जैसे जैसे आप बोलोगे कि पीएच बढ़ रहा है, सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक हो रहा है, मतलब पीएच बढ़ रहा होगा। अब देखो एक बहुत मोटी सी बात है, एसिड बेस टाइट्रेशन में मैंने बीकर और फ्लास्क में एसिड ले लिया, ऊपर से बेस डालना स्टार्ट किया। बताओ ऊपर से बेस डालूंगा तो सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा बेसिक की तरफ जाएगा, ऊपर से बेस डालूंगा तो नीचे ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा, वो बेस आ रहा है तो बेसिक होता चला जाएगा। यानी कि पीएच ड्यूरिंग द टाइट्रेशन बढ़ेगी, इक्विवेलेंट पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो पीएच रहेगी। अगर नीचे एसिड है फ्लास्क में, बीकर में, और ऊपर से बेस डाल रहे हो तो सॉल्यूशन और ज्यादा बेसिक होता चला जाएगा फ्लास्क वाला सॉल्यूशन, और पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट फ्लास्क कीप ऑन इन फ्लास्क कीप ऑन इंक्रीजिंग, बेसिक होता जाना मतलब पीएच इंक्रीज होना। ऊपर हम लोग एसिड ले रहे हैं, नीचे बेस ले रहे हैं, जितना एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, मिलीमोल्स मिली इक्विवेलेंट एसिड के आते रहेंगे सॉल्यूशन से, तो उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन
एसिडिक होता चला जाएगा, यानी कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन घटता चला जाएगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन घटता चला जाएगा। तो मेरे बच्चों, एसिड बेस इंडिकेटर और पीएच इंडिकेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज दो है। अब ये पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, तो मुझे जल्दी से बताओ, बेस है, ऊपर से एसिड डाल रहे हैं, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन फ्लास्क, पीएच क्या होता चला जाएगा, बेस आने से बढ़ता चला जाएगा, बेसिक होता चला जाएगा। और नीचे बेस है, ऊपर एसिड, एसिड आ रहा है धीरे धीरे, तो सॉल्यूशन एसिडिक की तरफ जाएगा, यानी कि पीएच घटता चला जाएगा। ये तो बहुत सिंपल चीज है, हर बच्चा समझ जाएगा। यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन जैसे जैसे होती है वैसे वैसे पीएच क्या तो घटता है या फिर बढ़ता है, यानी कि पीएच चेंज होता है। इसलिए वो इंडिकेटर यूज करेंगे जो पीएच को इंडिकेट कर पाए, इसलिए एसिड बेस टाइट्रेशन में के इंडिकेटर को पीएच इंडिकेटर भी बोलते हैं। थोड़ा सा आपको कोरिलेशन बैठ गया होगा, इसके डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस डायरेक्टली आपसे न्यूमेरिकल हो जाए इतना कि इसकी थ्योरी समझने के लिए आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर आना चाहिए। तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशंस एंड एसिड बेस इंडिकेटर्स, सब आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। हम ग्राफ भी देखेंगे पीएच किस तरह चेंज होता है, और उस तरह के ग्राफ केपीवाई में पूछे हैं जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, इसका जो पीएच रेंज है और इसका जो पीएच रेंज है दोस्तों, इसका पीएच रेंज है 8.3 to 10, और इसका जो पीएच रेंज है वो 3.1 to 4, 3.1 to 4.4। कुछ बुक में ये 8.2 भी लिखा मिलेगा आपको, दैट विल वेरी स्लाइटली। तो ये पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर है, यानी कि ये पीएच रेंज किसमें है, एसिडिक रेंज में है, 0 to 7 के बीच में, मतलब एसिडिक रेंज में हो गया इसका पीएच रेंज, और इसका पीएच रेंज बेसिक रेंज में हो गया, बेसिक रेंज में हो गया, ठीक है, उसका पीएच रेंज बेसिक रेंज में हो गया। और 7 से थोड़ा ज्यादा है, 8 पॉइंट समथिंग, तो जब स्लाइटली बेसिक होगा तो ये इंडिकेटर के रूप में अपना रोल अदा करेगा, और जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा अच्छा खासा तब ये करेगा। अब कब कौन सा डायरेक्ट में रिएक्शन के बारे में बात बताता हूं। तो ये पीएच रेंज आपको फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज की याद होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, फिनोल्फ्थालीन जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये पीएच रेंज है इसकी 8 to 10। 10 के उधर अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 10 से उधर ज्यादा है, 11 12 कुछ भी किसी सॉल्यूशन का, और उसमें फिनोल्फ्थालीन प्रेजेंट है, तो उसका सॉल्यूशन फिनोल्फ्थालीन पिंक बना देगा। कैसा बना देगा, पिंक। अगर 8.2 से कम है तो कलरलेस बना देगा, और बीच में थोड़ा कलरलेस और पिंक के बीच में लाइट पिंक रहेगा। 3.1 से कम है किसी सॉल्यूशन का और उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल रखा है, तो मिथाइल ऑरेंज उस सॉल्यूशन का कलर को रेड कलर बना देगा। और 4.4 से ज्यादा है, तो किसी सॉल्यूशन का पीएच 4.4 से ज्यादा है, तो उस सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज आपने डाल रखा है, उस सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा। और 3.1 से कम, मान लो किसी सॉल्यूशन का पीएच 2 है तो 3.1 से छोटा हो गया, उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल रखा है इंडिकेटर, तो वो रेड कलर देकर इंडिकेट करेगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 6 है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का पीएच 6 है,
तो 4.4 से ज्यादा 6 है, तो उस सॉल्यूशन में अगर ये इंडिकेटर प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन का कलर ये येलो बना देगा अपनी तरफ से। आप लोग समझ गए कि पीएच रेंज की छोटी वाली पीएच की वैल्यू से इधर एक कलर होता है या कलरलेस होता है, और पीएच रेंज की बड़ी वाली वैल्यू होती है जो इंडिकेटर की, उसके उधर दूसरा कलर होता है। तो पीएच रेंज के इधर और उधर डिफरेंट कलर इंडिकेटर शो करता है, और यही राज है कि इंडिकेटर कलर चेंज करके अपना एंड पॉइंट बतलाने में, इंडिकेट करने में अपना काम कर पाता है। खैर, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। अब ये एसिड डबल टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन है, और बेस के रूप में क्या मिलेंगे आपको? बेस के रूप में मिलेंगे आपको कार्बोनेट, एल्कली मेटल कार्बोनेट्स और बेसिक कार्बोनेट मिल सकते हैं। Na2CO3 ज्यादातर आपको मिलेगा, कार्बोनेट मिल गया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो बाइकार्बोनेट आपको मिल सकते हैं बेस के रूप में, बाइकार्बोनेट बेस के रूप में आपको क्वेश्चन में दिखाई दे सकते हैं। तीसरे आपको हाइड्रोक्साइड बेस के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट बेसिस इन डबल टाइट्रेशन। तो डबल टाइट्रेशन में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड जनरली आपको बेसिस की फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में कोई तो एसिड होगा, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4 और कोई भी दिखाई दे सकते हैं, वो सब एसिड की फॉर्म में आपको टाइट्रेशन में दिखाई देंगे। तो ये एक एसिड बेस टाइट्रेशन है जिसमें एसिड ये रहेंगे और बेस ये रहेंगे। ठीक है, बेस ये रहेंगे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड्स। ओके, तो एसिड, एक जनरल फंडा बता देता हूं मैं आपको। मैं बात करता हूं NaOH की, मैं बात करता हूं Na2CO3 की, मैं बात करता हूं NaSCO3 की, यानी कि OH नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट, यानी कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बेसिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरह इंक्रीज होती है। NaOH सबसे ज्यादा बेसिक होगा, Na2CO3 उससे कम बेसिक होगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट ज्यादा बेसिक होता है। एल्कली मेटल और एस ब्लॉक के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों बेसिक होते हैं, तो ये एल्कली मेटल एस ब्लॉक के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, तो ये बेस के रूप में काम करेंगे। तो फर्स्ट डबल टाइट्रेशन में बताओ बेस कौन होता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल्स मेनली आपको मिलेंगे, या फिर कोई भी बेसिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड भी मिल सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यू विल फाइंड दीज। सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड 90% क्वेश्चंस में यही मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, अब इसलिए मैंने ये लिखा है। अब मुझे बताओ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इसके पास H पॉजिटिव आयन है, तो ज्यादा एसिडिक ये होगा। तो ज्यादा एसिडिक ये है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में इसके पास तो H पॉजिटिव आयन है, तो एसिडिक ज्यादा ये हो गया, तो ज्यादा बेसिक कौन हो गया? ये। और NaOH, KOH तो आप जानते ही हो फेमस बेसिस है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होगा, कार्बोनेट उससे कम बेसिक होगा, और बाइकार्बोनेट उससे कम बेसिक होगा। अब आपके पास यहां पर कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है। आप यहां पर एसिड ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन रिएक्ट करेगा? जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा, सबसे पहले वो निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? उससे वीक बेस का, और सबसे बाद किसका नंबर आएगा? इसका। तो फर्स्ट में दूसरी बार इसका टाइट्रेशन होगा, और तीसरे नंबर पे इसका होगा।
तो एक एसिड डाल रहे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होगा, फिर उससे वीक बेस रिएक्ट होगा, और सबसे बाद में कौन रिएक्ट होगा? बाइकार्बोनेट रिएक्ट होगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट रिएक्ट होगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस, ये बेसिक स्ट्रेंथ आपको ध्यान होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बेसिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोक्साइड सब स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बोनेट उससे कम, और बाइकार्बोनेट सबसे वीक बेस है तीनों बेस। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल आपके बेस की फॉर्म में मिलेंगे, मेनली सोडियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, ये आपको बेस मिलेंगे। और एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली आपको मिलता है तो उस एसिड की फॉर्म में तो नॉर्मल है वही एसिड मिलेंगे जो आप नॉर्मली देखते हो। यहां पे भी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब मैं बात करता हूं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शंस की। सबसे पहले मैं बात करूं NaOH। मेरे पास Na2CO3 है, NaOH है और NaHCO3 है। ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों? हम लोग HCl ऐड कर रहे हैं। तो सारे बेस एसिड के साथ ऐड करेंगे। सबसे पहले कौन निपट जाएगा? NaOH। बताओ एन फैक्टर क्या है? 1 एक H आयन खर्च हुआ, एक OH आयन, तो बेस एसिड और बेस का एन फैक्टर 1n1 हो गया। दूसरा हम बात करते हैं Na2CO3। क्या बात करते हैं? Na2CO3। Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? NaHCO3 प्लस NaCl बन जाएगा। अब ये NaHCO3 है वो फर्दर रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये भी बेसिक है, एल्कली मेटल, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट बोथ आर बेसिक, रिएक्ट विद एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड बना लेगा और NaCl बना लेगा। मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिखूंगा तो Na2CO3 1 और 1 यहाँ पे 2HCl गिविंग H2CO3 प्लस 2NaCl। एक बार एनालिसिस करते हैं। बताओ ये बैलेंस है तो इसका एन फैक्टर कितना रहेगा बच्चों? एसिड तो एक ही H आयन दे रहा है तो सब जगह एसिड का एन फैक्टर 1 हो गया। बताओ एक बेस एक H आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर 1 रहेगा, और यहां पे भी एन फैक्टर 1 क्योंकि एक H आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे 2 मोल HCl है तो 2 H आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर एन फैक्टर 2 रहेगा। ध्यान दे, यहाँ पर एन फैक्टर 2 रहेगा। तो देखो जरा बात करते हैं इन दोनों रिएक्शंस की। इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो ये कार्बोनेट हो गया, सेम रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म, कार्बोनेट 1 H ion गिविंग बाइकार्बोनेट। ठीक है, 2Na पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव उड़ गया, नेट रिएक्शन ये हो गई है ना। अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में तो Na पॉजिटिव कार्बोनेट आयन टूट जाएगा, एक कार्बोनेट आयन है इधर। बताओ 2H पॉजिटिव क्या बन गया? H2CO3, 2Na पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव, 2HCl का Cl नेगेटिव, 2NaCl का Cl नेगेटिव उड़ गया। तो नेट ये रिएक्शन ये ऐसे आयनिक फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। बताओ यहाँ पे कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 है और यहाँ पे कार्बोनेट का एन फैक्टर 1 है, क्योंकि एक H आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर 2 H आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बोनेट का एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। राइट ब्रदर, कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 हो गया। यानी कि जब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तक जाता है तो एन फैक्टर कितना रहता है? 1। और जब कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड तक जाता है एसिड के साथ रिएक्शन करके तो 2 H आयन लेगा तो एन फैक्टर 2 रहेगा।
ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और इसको अगर मैं लिखूं सेम इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में, तो तोड़ दो Na पॉजिटिव OH आयन, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पर Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव, H2। तो एक OH आयन का n फैक्टर आपका 1 है, क्योंकि एक H आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये आयोनिक फॉर्म और आयोनिक फॉर्म में रिएक्शंस हो गई। These reactions are there in ionic form. These reactions are there in ionic form. These reactions are there in ionic form. तो मेरे प्यारे बच्चों, OH आयन का n फैक्टर कितना होता है? 1। कार्बोनेट आयन का n फैक्टर 1 भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट तक जाए तो, और कार्बोनेट आयन का n फैक्टर 2 भी हो सकता है, या सोडियम कार्बोनेट का जब वो H2CO3 तक जाए। इतना याद कर लो सबसे पहले, ठीक है? इतना याद कर लो। OH आयन का n फैक्टर 1 एसिड बेस टाइट्रेशन, कार्बोनेट का n फैक्टर बाइकार्बोनेट तक जा रहा है तो 1, और कार्बोनेट का n फैक्टर या सोडियम कार्बोनेट का जब वो H2CO3 तक जा रहा है तो n फैक्टर 2। ओके फाइन, ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके, अब देखो, सबसे पहले तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है, तो HCl आएगा तो ये सबसे पहले निपट जाएगा, ये खत्म हो गया। OH आयन तो HCl के साथ रिएक्ट कर गया NaOH। फिर कार्बोनेट दो स्टेज में रिएक्शन करता है, पहला कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनेगा और फिर बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनेगा तो ये भी बाइकार्बोनेट रहेगा और ये भी बाइकार्बोनेट रहेगा। ओके, सबसे पहले क्या होगा, ये जैसे ही कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका भी बाइकार्बोनेट होगा। तो जैसे ये कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट एसिड आने पर कन्वर्ट होता है तो ये भी बाइकार्बोनेट इससे भी बन जाएगा, और पहले से ये भी बाइकार्बोनेट था ही। यस और नो? बताओ, अगर एक HCl के साथ रिएक्शन करें एक कार्बोनेट से, जब n फैक्टर 1 होता है, एक कार्बोनेट से कितना बाइकार्बोनेट बना? 1 बना। एक कार्बोनेट से कितना A मोल है तो इसका भी कितना बन जाएगा रिएक्शन पे? A मोल से A मोल्स ही बनेगा, ठीक है? A मोल से A मोल्स ही बनेगा। डन? NaOH, Na2CO3, NaHCO3, ये हो गया बच्चों कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट, अभी डायरेक्टली एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल करने के लिए एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी हमें नहीं पता, तो डायरेक्टली ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल बिंदास हो जाएंगे। वो आयनिक इक्विलिब्रियम हम समझेंगे, तो अभी एक नोट बना लेते हैं हम। एक नोट दे देता हूं मैं आपको। फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट shows end point when solution has bicarbonate, that is weakly basic। ये वीकली बेसिक, ये बेसिक, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक, है ना? ये वीकली बेसिक, ये एवरेज बेसिक, और ये स्ट्रॉन्गली बेसिक, क्योंकि यहां से यहां बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है, वीकली बेसिक होगा। एंड मिथाइल ऑरेंज shows end point when solution has, when
solution has carbonic acid, that is acidic solution. ये नोट बहुत काम की चीज है भाई। जैसे ही कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बन जाएगा, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट से 1 मोल बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या 1 मोल कार्बेट आयन 1 एच आयन लेकर 1 मोल बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट बनेगा, फिनोल्फ्थलीन अपना एंड पॉइंट दिखा देगा, यानी कि कार्बोनेट की रिएक्शन बेस्ट बाइकार्बोनेट तक जाएगी, उसके बाद दूसरा एच आयन लेके कार्बोनिक एसिड तक नहीं जाएगी। कब? जब फिनोल्फ्थलीन है। जब फिनोल्फ्थलीन है यानी कि कार्बोनेट से जैसे ऊपर से आया एसिड वो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट करता है, बस ये अपना एंड पॉइंट दिखा देगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया कार्बोनेट का? 1 हो गया। लेकिन मिथाइल ऑरेंज कहां तक जाएगा कार्बोनेट को लेकर? और एच आयन लेगा, 2 एच आयन, ज्यादा एच आयन लेगा, यहां पर कम एच आयन। पहले कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट, फिर एच आयन ये लेगा ऊपर से आए हुए एसिड से, वो कार्बोनिक एसिड तक जाएगा, और फाइनली कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तो इस टाइम पे कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर क्या हो गया? तो मुझे एक चीज बताओ, कार्बोनेट का एन फैक्टर 1 कब होता है? जब फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। और कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 कब होता है? एन फैक्टर 2 कब होता है? एन फैक्टर 2 कब होता है? जब मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। ये चीज ध्यान होनी चाहिए। MML दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद करके रखो, बार बार काम आएगा। सबसे की पॉइंट डबल टाइट्रेशन का यही नोट है। दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। बताओ, जब फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो कार्बोनेट कहां तक जाता है? बस बाइकार्बोनेट। जैसे ही बाइकार्बोनेट आ गया, फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट दिखा देता है। अच्छा, पर एन फैक्टर क्या हुआ कार्बोनेट पे फिनोल्फ्थलीन के साथ एज एन इंडिकेटर 1। कार्बोनेट का एन फैक्टर मिथाइल ऑरेंज के साथ एन फैक्टर 2। तो कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 हो सकता है जब मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज करें, और कार्बोनेट का एन फैक्टर 1 होगा जब फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करें। क्या हो रहा है? कार्बोनेट एच आयन आया, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, फिर एच आयन आया, फिर कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। बस फिनोल्फ्थलीन यहीं पे ये एंड पॉइंट दिखा देगा, और मिथाइल ऑरेंज यहां से यहां तक जाएगा। तो यहां से यहां तक मिथाइल ऑरेंज एन फैक्टर कार्बोनेट का 2 हो गया, और यहां से बस यहां तक फिनोल्फ्थलीन एन फैक्टर कार्बोनेट का 1 हो गया। ये आप ध्यान रखें। कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनेगा, फिर कार्बोनिक एसिड बनेगा, धीरे धीरे एच आयन आता रहा, तो एच आयन HCl, एच आयन आया बाइकार्बोनेट, एच आयन आया तो कार्बोनिक एसिड। तो बताओ, कार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड तक कब पहुंचेगा? एन फैक्टर 2 के साथ 2 एच आयन लेकर, जब मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर है, और बताओ फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर है, तो बाइकार्बोनेट तक पहुंचेगा। पर 2 स्टेज में रिएक्शन होती है, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो बताओ कार्बोनेट का या Na2CO3 या K2CO3 का एन फैक्टर 2 कब? जब
मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे क्योंकि कार्बोनिक एसिड तक 2 एचाइन लेके जाता है। और जब फिनोल्फथलीन यूज करेंगे तो बाइकार्बोनेट तक जाएगा बेस, तो एक ही एचाइन लेगा, यानी कि एन फैक्टर कार्बोनेट का 1 होगा। एक बेस का मॉलिक्यूल ने कितने एचाइन लिए वही उसका एन फैक्टर है यहां पर जो यूज कर रहे हैं। ओके, ये चीज सब लोगों को याद होनी चाहिए। दैट्स ऑल। अगर आपको ये ध्यान है तो क्वेश्चन आपके भाग भाग कर हो जाएंगे। दैट वुड बी वेरी इजी। देखो भाई, एक सॉल्यूशन लिया, जितना सॉल्यूशन इधर है उतना ही सॉल्यूशन इधर है। जब सॉल्यूशन सेम है, यहां पर ले लेते हैं VmL, और यहां पर भी वही सॉल्यूशन है, उसका VmL ही है, सेम सॉल्यूशन। उतना ही सॉल्यूशन VmL इधर ले लिया, उतना ही VmL इधर, सेम सॉल्यूशन, बड़ा सॉल्यूशन उसका VmL उठाया यहां ले लिया, VmL उठाया वहां ले लिया, दोनों में बराबर बराबर वॉल्यूम लेंगे तो मिलीमोल्स भी बराबर आएंगे। उस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के ABC मिलीमोल्स हैं रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर भी उतने ही मिलीमोल्स होंगे क्योंकि सेम सॉल्यूशन सेम वॉल्यूम में लिया। VmL सेम बड़ा सा स्टॉक सॉल्यूशन था, उसमें से जैसे 20 ml उठा के इधर ले लिया, V की वैल्यू 20 ml उठाकर इधर भी ले लिया फ्लास्क में। HCl के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, M0 उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर यूज किया, एज एन इंडिकेटर, वहां पर मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, ये, इसका एन फैक्टर क्या होगा इधर 1। बताओ ये रिएक्ट करेगा, यस, पर ये कहा जाएगा कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट, तो इसका एन फैक्टर क्या रहेगा इस बार 1। क्या ये रिएक्ट करेगा, ना बाबा, ये रिएक्ट नहीं करने वाला, ये रिएक्ट नहीं करने वाला। क्यों कि कार्बोनेट से ये बाइकार्बोनेट पे आया तो B मिलीमोल से सोडियम कार्बोनेट से B मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट इससे भी बन जाएंगे, और C मिलीमोल पहले से ही बैठे हैं, तो B प्लस C मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट रहेंगे जब एंड पॉइंट रहेगा। और जब बाइकार्बोनेट रहता है सॉल्यूशन में, इससे भी बाइकार्बोनेट आ गया और ये सिर्फ बाइकार्बोनेट रह गया, NaOH गायब हो गया, कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट आयन गायब हो गया, ये बाइकार्बोनेट में, ये भी बाइकार्बोनेट, अब सॉल्यूशन में सिर्फ क्या रह गया, बाइकार्बोनेट। फिनोल्फथलीन क्या दे देगा एंड पॉइंट, उसके आगे रिएक्शन नहीं होगी। बताओ ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा, यस, ये भी रिएक्ट होगा, यस, इसका भी नंबर आएगा, यस, तीनों रिएक्ट होंगे। इसका एन फैक्टर सबसे पहले तो यही रिएक्ट होगा 1। बताओ ये क्या होगा, पहले कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट जाएगा,
तो बाइकार्बोनेट बी मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट से बी मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट यहां से बन गए, बी मिलीमोल सोडियम कार्बोनेट से बी मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट बनेंगे। फिर बी मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट यहां से आए और सी मिलीमोल पहले से थे, तो बी प्लस सी मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएंगे और वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोनिक एसिड। क्योंकि मिथाइल ऑरेंज कब एंड पॉइंट देता है, मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज किया है कब देगा, जब कार्बोनिक एसिड पे पहुंच जाएंगे। तो ये कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड पे पहुंचेगा तो इसका एन फैक्टर 2, और ये कार्बोनेट भी कार्बोनिक एसिड पे पहुंचेगा तो एक एच लेगा तो इसका एन फैक्टर 1। बताओ ये बेस 1 बेस 2 बेस 3, इसका एन फैक्टर आपका 1 है एसिड के रूप में, इसका एन फैक्टर सदा HCl का तो 1 ही रहेगा। तो क्या बोलेंगे हम सब जगह, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 2 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन एसिड। यस और नो? पहले इस वाला लगा लेते हैं हम लोग। इस बार ये तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये जैसे ही बाइकार्बोनेट बनाएगा तो इसका बाइकार्बोनेट है, इसका बाइकार्बोनेट, NaOH खत्म हो चुका, NaCl में जा चुका HCl के साथ रिएक्शन करके, Na2CO3 भी NaCO3 में बाइकार्बोनेट में जा चुका, तो N2CO3 भी नहीं है, NaOH भी नहीं है, इसकी जगह क्या आ गया, B मिलीमोल NaCO3, और ये भी NaCO3 है तो B प्लस C मिलीमोल NaCO3 रह गए फाइनली। तभी सिर्फ बाइकार्बोनेट है, जब बाइकार्बोनेट हो तो फिनोक्सिलिन एंड पॉइंट दे देगा, तो ये थोड़ी रिएक्ट होगा, ये तो इसके बाद की बात है। कार्बोनेट को 2 स्टेज में रिएक्शन में सोचो हरदम, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट देन कार्बोनिक एसिड। यहां पे कार्बोनिक एसिड तक ले जाना है मिथाइल ऑरेंज में, यहां पर बस बाइकार्बोनेट तक ले जाना है, बस फिनोक्सिलिन में बस बाइकार्बोनेट तक ले जाना है, और मिथाइल ऑरेंज में ये। पर नंबर 1 पे ये रिएक्शन होगा, नंबर 2 पे ये, पर ये 2 स्टेप में होता है, नंबर 3 पे ये एसिड एक्सटेंड। तो बताओ सबसे पहले इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 1, ये रिएक्शन में जा ही नहीं रहा फॉर दिस, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ए मिलीमोल है, इसके मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर 1 is equal to m naught multiplied by 1, molarity multiplied n factor is normality multiplied by V1, तो ये क्या हो गया, A plus B is equal to m naught V1। क्वेश्चन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 बेस 2 बेस 3 is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन एसिड, तो क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH A multiplied by 1, इसके मिलीमोल B है तो B multiplied by 2, मिलीमोल्स इसके C है तो कितना हो जाएगा, C मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ एसिड दैट इज m नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1, मोलरिटी मल्टीप्लाइड एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम V2 ml में लिया है, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू m नॉट V2। इस तरह आपकी इक्वेशन आप बना सकते हो। व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन एट एंड पॉइंट, सॉल्यूशन में क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से B मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएंगे और C मिलीमोल पहले से हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा और कितना होगा, B प्लस C मिलीमोल, समझ गए ना, B प्लस C मिलीमोल होंगे एट एंड पॉइंट। वहां पे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, इससे एक B मिलीमोल से B मिलीमोल कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, C मिलीमोल से C मिलीमोल, तो एट एंड पॉइंट B प्लस C मिलीमोल्स H2CO3
is present। वहां पे क्या रहेगा फाइनली, ये भी H2CO3, ये भी H2CO3, यहां से B मिलीमोल H2CO3, यहां C मिलीमोल, तो B प्लस C मिलीमोल H2CO3 रहेंगे। यहां पर B मिलीमोल से B मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट और C है ही, तो B प्लस C, B मिलीमोल नया बना इससे और C मिलीमोल था ही, तो B प्लस C मिलीमोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट होंगे। दैट्स ऑल। इस तरह आप इक्वेशन बना सकते हो। एंड पॉइंट पे क्या रहेगा, इधर बाइकार्बोनेट और इधर क्या रहेगा, कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड। फिनोल्फ्थालीन का एंड पॉइंट देता है कार्बोनिक एसिड तक पहुंच जाए सॉल्यूशन में जब कार्बोनिक एसिड हो। मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट देगा जब बाइकार्बोनेट तक पहुंच जाए, बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। ठीक है, डन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ऑन दिस। लेट अस डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स। ओके दोस्तों, क्वेश्चन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लिया, 3 ग्राम मिक्सचर है, कोई इंप्योरिटी नहीं है, उसका एक सॉल्यूशन बनाया, 1 नॉर्मल HCl के साथ टाइट्रेट किया, तो टाइटर वैल्यू 34.4 ml है। एंड पॉइंट आ गया कब, जब फिनोल्फ्थालीन एज इंडिकेटर यूज किया। लेकिन सेम 3 ग्राम मिक्सचर लिया और उसका सॉल्यूशन 3 ग्राम मिक्सचर ही रिएक्ट करने के लिए दोबारा से जितना बेसिस का मिक्सचर 3 ग्राम यहां पर लिया, वैसे ही 3 ग्राम मिक्सचर यहां पर लिया दोबारा से, और मिथाइल ऑरेंज बिगनिंग से इंडिकेटर यूज किया गया, 55.58 ml इस बार यूज हुआ, वही 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन यहां पर यूज कर रहे हैं, सेम होगा वो HCl सॉल्यूशन यहां पर यूज कर रहे हैं। फाइंड परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, फाइंड परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन ऑफ
मिक्सचर। तो दोस्तों मान लेता हूं ये x ग्राम है, ये y ग्राम है, तो NaOH कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस वाई ग्राम ग्राम ग्राम। ठीक है, ये आप x ग्राम मान लीजिए, ये आप y ग्राम मान लीजिए, और ये 3 माइनस एक्स माइनस वाई ग्राम मान लीजिए। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो आपका आंसर आ गया। अब देखो यहां पर ये रिएक्ट करेगा, फिनोल्फिन एज एन इंडिकेटर है, ये रिएक्ट करेगा, ये तो सबसे पहले रिएक्ट करेगा एन फैक्टर 1 OH आयन का। कार्बोनेट कहां तक जाएगा, बाइकार्बोनेट एक H आयन लेकर, तो इसका एन फैक्टर 1 रहेगा फिनोल्फिन में, कार्बोनेट का एन फैक्टर 1 बाइकार्बोनेट तक। इससे बाइकार्बोनेट बनेगा और ये बाइकार्बोनेट है तो NaCO3 इससे बनेगा, और ये है, ये जैसे ही बाइकार्बोनेट रहेगा तभी एंड पॉइंट दिखा देगा। ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर है। यहां पर सब कार्बोनिक एसिड तक जाएंगे तो कार्बोनिक एसिड तक एन फैक्टर 2 रहेगा, बाइकार्बोनेट एक H आयन लेके कार्बोनिक एसिड तक जाएगा 1, और ये पूरा NaCl तक चला जाएगा एक NaOH। इसका NaOH KOH, ये तो बेस तो खत्म, हाइड्रोक्साइड तो खत्म, रिएक्ट कर जाएंगे कोई भी इंडिकेटर हो, बस कार्बोनेट का एन फैक्टर 1, क्योंकि बाइकार्बोनेट जब फिनोल्फिन, बाइकार्बोनेट पे गाड़ी रोक दो, और कार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड पे पहुंचा दो, सब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सब रिएक्ट होंगे जब मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज होगा। तो अब बस इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसका जो मोलर मास है वो है 106 ग्राम पर मोल, इसका जो मोलर मास है वो 84 ग्राम पर मोल, और इसका जो मोलर मास है वो है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ये आपको दे रखे हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, नो बिग डील। बताओ यहां पे दिस एंड दिस रिएक्ट करेगा, तो यहां पे इक्वेशन बना लेता हूं मैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ carbonate is equal to milliequivalent of acid. Milliequivalent of base 1 plus milliequivalent of base 2 is equal to milliequivalent of common acid, क्योंकि common acid का फैक्टर हरदम तीनों बेस के साथ 1 है, तो डायरेक्टली कॉमन एसिड का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में कॉमन है, तो एक इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। इसका एन फैक्टर आप देख चुके हो 1 एन फैक्टर आपने देख लिया, और कौन कौन रिएक्शन करेगा जो हमने ये सोचा है, आगे तो बहुत आसान है, बस यही तो गेम था, क्या एन फैक्टर है और कौन कौन रिएक्शन करेगा। बाइकार्बोनेट में जाके तो गाड़ी रुक जाती है फिनोल्फिन में, तो आगे रिएक्ट बस नहीं होगा, ये भी बाइकार्बोनेट तक कन्वर्ट हो जाएगा। तो एन फैक्टर 1 ये HCl, तो बताओ कितना हो गया, NaOH का x/40 मोल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया आपका, मिली इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, ये मोल हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया, एन फैक्टर मल्टीप्लाई करते ही 1000 मिली इक्विवेलेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका कितना है, इसका तो x ग्राम था, NaOH is 3 minus x minus y। अच्छा ये x ग्राम है, तो x डिवाइड बाई 106 मोल हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया एन फैक्टर 1, और ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। नॉर्मलिटी कितनी है 1 है, वॉल्यूम इन ml कितना है 34.4 है। ये हो गया इक्वेशन 1। बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, ये रिएक्ट करेगा पूरा x डिवाइड बाई 106, ये मोल हो गया, डिवाइड मल्टी ये इक्विवेलेंट हो गया, ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। बताओ यहां पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या रिलेशन यूज करेंगे, इधर तीनों रिएक्ट होंगे, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 1, NaOH का तो हरदम 1, HCl का तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। बस कार्बोनेट का देखो एन फैक्टर 1 कब,
फिनोक्सिलीन में, 2 कब, मिथाइल ऑरेंज में। बस ये सबसे काम की चीज है, बाकी तो आसान है। बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करेगा फिनोक्सिलीन जब होगा, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होगा तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सब रिएक्ट करते हैं, सब कार्बोनिक एसिड तक पहुंच जाते हैं। बस इतना ध्यान है तो आपका काम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 106 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, ये हो गया। बताओ इसका कितना है, y डिवाइड बाई 84 मोल हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, मिली इक्विवेलेंट हो गया, प्लस 3 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इज इक्वल टू ऐसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 55.8। देखो दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 और 2, और दो पैरामीटर हैं x एंड y। केमिस्ट्री का काम खत्म, मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दैट्स ऑल। आप बहुत आसानी से आप यहां से वहां वैल्यू पुट करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा 1, y की वैल्यू 1 ग्राम 1 ग्राम, और तो ये कितना रह गया आपका, 1 ग्राम हो गया, ये भी 1 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम एंड 1 ग्राम, तो टोटल 3 ग्राम। परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना आ गया, उसका ग्राम डिवाइड बाय टोटल ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 33.33%। परसेंटेज ऑफ NaHCO3 भी कितना आ गया बच्चों, 1 ग्राम है उसका, टोटल ग्राम 3 ग्राम है मिक्सचर का, मल्टीप्लाइड बाय 100, अगेन 33.33%। तीसरे वाले का तो अपने आप ही 100 में से घटाकर आ जाएगा, या फिर उसका ले लो NaOH 1 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 30.33 ग्राम। तो आपके आंसर्स कितने आ गए, तीनों का मास बराबर है, तो परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन भी बराबर होगी, 100/3 100/3 एंड 100/3। तीनों का आंसर 33.33% है। तीनों का आंसर 33.33% है। Let us do one more question. आप इस तरह की इक्वेशन बना लेते हो तो आपका काम हो गया।
ओके बच्चों, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl और टाइटर वैल्यू रिक्वायर्ड इफ, इस सॉल्यूशन में स्टार्टिंग से फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर डाल दिया, स्टार्टिंग से फिनोफ्थलीन डाला, तो बताओ HCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। नॉर्मल HCl है, सिर्फ N लिखा हो तो इसका मतलब 1 नॉर्मल, सिर्फ M लिखा हो तो मतलब 1 मोलर, तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 नॉर्मल हम लेकर चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ HCl तो हमारा पूछा है, टाइटर वैल्यू है ना, HCl कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। बिगिनिंग से मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज करें। क्या करें, फर्स्ट एंड पॉइंट तो फिनोफ्थलीन लेकर करें, तो उसके बाद सिर्फ बाइकार्बोनेट बचेगा, और उसके बाद उसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालें। तो नए सॉल्यूशन में भी बिगिनिंग से मिथाइल ऑरेंज ले सकते हैं, और फिनोफ्थलीन यूज करने के बाद जो बाइकार्बोनेट वाला सॉल्यूशन बच जाता है, फिनोफ्थलीन रिएक्शन के एंड पॉइंट के बाद बाइकार्बोनेट तो बच ही जाता है, वो बाइकार्बोनेट के बाद हम मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं, है ना। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट। तो इसके मोल निकाल लेते हैं, मोल कितने हो गए इसके, 1.06 डिवाइड बाई ये हो गया 0.01, इसके मोल कितने हो गए 8.4 डिवाइड बाई 84, ये कितना हो गया 0.1, और इसके मोल कितने हो गए 4/40, इसके भी 0.1। ठीक है, मोल इतने हो गए, दैट इज 10 मिलीमोल्स। इसके कितने हो गए 100 मिलीमोल्स, इसके भी कितने हो गए 100 मिलीमोल्स। ठीक है, ओके। देखो, फर्स्ट ओनली फिनोफ्थलीन इज यूज एज एन इंडिकेटर, तो बाइकार्बोनेट तक गाड़ी जाके अटक जाएगी। तो ए केस में क्या होगा, Na2CO3 NaHCO3 and NaOH, ये तो सब में रिएक्ट होता है हाइड्रोक्साइड, इसमें कार्बोनेट रिएक्ट होगा पर बाइकार्बोनेट तक एन फैक्टर 1 रहेगा, और इसके कितने हैं 10 मिलीमोल्स हैं, इसके 100 मिलीमोल्स हैं, और इसके भी 100 मिलीमोल्स हैं। ठीक है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो क्या करें, फर्स्ट में ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करेगा। तो बताओ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड बेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन एसिड HCl। एन फैक्टर इनका तो 1 1 रहता है, बस इसका देखना है। फिनोफ्थलीन के केस में कार्बोनेट का एन फैक्टर 1 और बाइकार्बोनेट रिएक्ट ही नहीं करता, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बताओ इसके मिली इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, मिलीमोल 10 एन फैक्टर 1, इसका मिलीमोल 100 एन फैक्टर 1, इसका क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी 1 और वॉल्यूम V ले लेते हैं, तो यहां पे V कितना आ जाएगा ml में रहेगा आपका 110, तो V की वैल्यू आ जाएगी 110 ml आंसर। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट 110 ml, फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज एज एन इंडिकेटर। अच्छा, ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज एज एन इंडिकेटर, तो इस बार क्या होगा, कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का 1, और तीनों रिएक्ट करेंगे। तो इस बार क्या होगा, बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करेगा भाई साहब, इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2, तो इसका एन फैक्टर 2, और ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसके 100 हैं, तो कितना हो गया 100 100 200, और ये 220 आ गया। क्या आंसर आ गया 220 ml। अगर ये आंसर हो गया इसका, अगर आपको ध्यान रखें, अगर आपको
एन फैक्टर पता है किसमें क्या है और कौन रिएक्ट करेगा। फिनोल्फ्थालीन के साथ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट भी बाइकार्बोनेट पे कन्वर्ट हो जाता है। बाइकार्बोनेट स्टार्टिंग से है तो उसका तो नंबर ही नहीं आएगा रिएक्शन में। हाइड्रोक्साइड हरदम रिएक्ट करेगा, कोई भी इंडिकेटर यूज करो। कार्बोनेट हरदम रिएक्ट करेगा, कोई भी इंडिकेटर यूज करो, फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज। लेकिन फिनोल्फ्थालीन में बाइकार्बोनेट तक जाकर रुक जाता है, लेकिन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों कार्बोनिक एसिड तक जाके रुकते हैं। कब? जब मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज होता है। बस इतनी चीजें ध्यान है तो आपके लिए बहुत आसान है लाइफ। देखो Na2CO3 अगर n फैक्टर 1 है तो एक एचाइन ले लेगा और क्या बना लेगा? NaHCO3 प्लस NaCl। तो Na2CO3 10 मिलीमोल है, ठीक है। तो इसके 1 मिलीमोल से 1 मिलीमोल बनता है, तो 10 से कितना बन जाएगा? 10 मिलीमोल तैयार हो जाएगा। 10 मिलीमोल से 10 मिलीमोल तैयार हो जाएगा। कब? जब कार्बोनेट से बस बाइकार्बोनेट में जा रहा हो फिनोल्फ्थालीन की प्रेजेंस में। थर्ड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट एंड पॉइंट तो फिनोल्फ्थालीन के साथ है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज यूज करें। सेकंड एंड पॉइंट के लिए बताओ मिथाइल ऑरेंज के साथ सेम वही सॉल्यूशन है, उसी में पहले फिनोल्फ्थालीन डाला तो ये तो खत्म हो चुका होगा, खल्लास। ये तो रिएक्ट ही नहीं किया है फिनोल्फ्थालीन के साथ, ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया होगा। अब आपको बताना है कि फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद अब मिथाइल ऑरेंज डालें तो बाइकार्बोनेट बच जाएगा, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो बस, है ना। तो अब देखो इसके कितने हैं कार्बोनेट के? 10 है, इसके 100 है, इसके 100 है। Using HPH, NaOH reacted Na2CO3 converted to NaHCO3। बताओ 1 मोल, 1 मिलीमोल से 1 मिलीमोल, तो NaHCO3 10 से 10 मिलीमोल बन जाएगा और 100 तो ये है ही, तो 10 से 10 मिलीमोल नया बन गया। NaOH अब है ही नहीं, at end point using phenolphthalein at end point NaOH रिएक्ट हो गया तो NaOH नहीं है, ठीक है। Na2CO3 NaHCO3 10 मिलीमोल नया बना लेगा और ये तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट using HPH solution has NaHCO3 as only base 10 plus 100 110 मिलीमोल्स। क्या आपको समझ में आता है इतना? 10 मिलीमोल्स इससे पैदा हो गया, ये तो 100 मिलीमोल यो का यो है, ये तो खत्म हो गया, NaCl में जा चुका। तो फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद जो बचा उसमें मिथाइल ऑरेंज डाला। फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद क्या बचा? 110 मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट के बेस। भाई फिनोल्फ्थालीन कब एंड पॉइंट देता है? जब बाइकार्बोनेट रहता है सॉल्यूशन में, तो सिर्फ बाइकार्बोनेट ही होगा फर्स्ट एंड पॉइंट पे। कितना है? कार्बोनेट से पैदा हुआ 10 मिलीमोल और 100 मिलीमोल बाइकार्बोनेट ओरिजिनली था, वो तो छेड़ा ही नहीं। तो 110 मिलीमोल फाइनली है, 100 तो कार्बोनेट से, 10 तो कार्बोनेट से बना और 100 मिलीमोल ओरिजिनली था इसी में। तो आपके 110 मिलीमोल बाइकार्बोनेट के होंगे। अब इसकी यूज करते हैं। नाउ using methyl orange
अब मैं इसको हटा देता हूं, एक बार ऊपर से बना देता हूं। अब क्या फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद 110 मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर। नाउ यूजिंग मिथाइल ऑरेंज फॉर सेकेंड एंड पॉइंट, यानी कि सेकेंड टाइट्रेशन, सेकेंड इंडिकेटर यूज करते हुए, तो क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस्ट बाइकार्बोनेट ही बचता है, बाइकार्बोनेट ही बचता है, और कुछ तो बचता ही नहीं है फिनोल्फथलीन के एंड पॉइंट पे। फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट तब दिखाता है जब बाइकार्बोनेट बचता है, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो बताओ इसके कितने मिलीमोल हैं, 110। एन फैक्टर इस बार क्या होगा, बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड, यानी कि बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड, बताओ सबको याद है चीजें, तो क्या हो जाएगा ये, एन फैक्टर 1, यस और नो। मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर जितने भी हैं फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद सेकंड एंड पॉइंट पे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl वो कितना है, 1 नॉर्मल, और वॉल्यूम आ जाएगा आपका, तो वॉल्यूम क्या है 110 ml। तो इसका आंसर कितना हो गया, 110 ml। 110 ml इज योर आंसर। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो सॉल्यूशन में सिर्फ बाइकार्बोनेट बचता है, सोडियम कार्बोनेट भी बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओरिजिनल बाइकार्बोनेट तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर पाता। तो फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर के एंड पॉइंट पे सिर्फ बाइकार्बोनेट होगा सॉल्यूशन में, यस और नो, H बेस। और मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज वाले टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पे कार्बोनिक एसिड रहेगा। मिथाइल ऑरेंज कब एंड पॉइंट दिखाता है, जब कार्बोनिक एसिड हो सॉल्यूशन में। तो मिथाइल ऑरेंज वाले टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे हरदम क्या रहेगा, कार्बोनिक एसिड, डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन में। और फिनोल्फथलीन वाले इंडिकेटर वाले एंड पॉइंट की अगर हम देखें तो बाइकार्बोनेट रहेगा। कार्बोनेट से एक कार्बोनेट से एक बाइकार्बोनेट बनता है, और एक बाइकार्बोनेट से एक कार्बोनिक एसिड बनता है, देख सकते हो आप, है ना, राइट। एक कार्बोनेट से एक बाइकार्बोनेट बनता है, एंड एक बाइकार्बोनेट से एक कार्बोनिक एसिड बनता है, एक से एक, एक से एक, 1 to 1, 1 to 1। जितने मिलीमोल कार्बोनेट के होंगे उतने बाइकार्बोनेट बनेगा, जितने मिलीमोल बाइकार्बोनेट के होंगे उतना ही कार्बोनिक एसिड का बनेगा इन टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, राइट। एक से एक बनता है, ध्यान रखें। Okay, this is a good question. Last question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, एक सॉल्ट ले लिया, उसमें कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों छुपे हुए हैं, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों छुपे हुए हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट if HPH phenolphthalein is used
as indicator and B methyl orange used as इंडिकेटर। देखो भाई साहब, OH नेगेटिव तो पूरे रिएक्ट हो ही जाते हैं, ठीक है, तो जितने OH नेगेटिव उतने एचाइन तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। ZOH नेगेटिव है तो Z एचाइन, ये बेस है, क्या है ये, दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन है। कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड देखते ही डबल टाइट्रेशन आपको ध्यान आ जाएगा तुरंत। क्या पहचान है, फिनोल्फ्थालीन मिथाइल ऑरेंज यूज करते ही दोनों इंडिकेटर का जब यूज हो एंड कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड दिखाई दे, खासकर एल्कली मेटल के या फिर और कोई मेटल के भी हो सकते हैं पर बेसिक होंगे, तो तुरंत आपको चमक जाना चाहिए कि डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है भाई साहब ये तो। अच्छा। कार्बोनेट से एक बाइकार्बोनेट और एक बाइकार्बोनेट से एक कार्बोनिक एसिड बनेगा, पहली चीज। फिनोल्फ्थालीन कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट तक कार्बोनेट का एन फैक्टर 1, और यानी कि एक कार्बोनेट एक एचाइन से एक बाइकार्बोनेट बना लेता है, तो एक एचाइन लेता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एन फैक्टर 1। और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से एक एचाइन, फिर बाइकार्बोनेट, फिर एचाइन लेके कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड में दो एचाइन खाता है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का एन फैक्टर 2, ठीक है। तो देखो फिनोल्फ्थालीन में जेड एचाइन खाएंगे तो OH के नाम के जेड एचाइन हो गया एक सोल्ट के एक यूनिट से, और कार्बोनेट क्या करेगा, बाइकार्बोनेट में तो एक कार्बोनेट आयन एक एचाइन खाएगा एक बाइकार्बोनेट बनाने के लिए, जेड कार्बोनेट होंगे तो जेड एचाइन खाएगा, तो कितना हो जाएगा एन फैक्टर कार्बोनेट आयन कितना खाता है, एक कार्बोनेट आयन एक एचाइन खाता है, एक OH आयन कितना खाएगा, एक एचाइन, तो ये कितने हैं Y है तो ये भी Y, ये कितने हैं Z तो ये भी Z, तो कितने टोटल एचाइन खाएगा Y प्लस Z, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया Y प्लस Z। यस और नो। मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर, तो मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये क्या था, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट तक जाना, मतलब फिनोल्फ्थालीन वाली कहानी है, बाइकार्बोनेट फाइनल रहेगा। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, कहां तक ले जाएगा, कार्बोनिक एसिड तक ले जाएगा, कहां तक ले जाएगा, कार्बोनिक एसिड, तो इसके Y कार्बोनेट है तो 2Y एचाइन यूज होंगे, कार्बोनेट से 2 एचाइन खाएगा ये, तो Y कार्बोनेट से 2Y एचाइन इधर खाएगा और OH आयन तो खाएगा ही खाएगा, तो इस बार 2Y प्लस Z एचाइन एक बेस के मॉलिक्यूल ने खाए, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2Y प्लस Z आपका एन फैक्टर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह का बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे दें तो बहुत ही लवली क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही लवली क्वेश्चन बन सकता है। कार्बोनेट एक एचाइन खाता है तो बाइकार्बोनेट फिनोल्फ्थालीन की प्रेजेंस में, कार्बोनेट 2 एचाइन खाता है तो कार्बोनिक एसिड में, तो एन फैक्टर आपका कार्बोनेट का 2 हो गया, और जितने कार्बोनेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर है 1, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड एक एचाइन खाता है एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो दिस इज अबाउट, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों डबल टाइट्रेशन का पहचान, डबल टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इधर बेस के नाम पर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल्स मेनली रहते हैं, सोडियम के मेनली मिलेंगे, और एसिड के नाम पर HCl H2SO4 कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली आपको दिखाई देगा। ओके, तो जैसे ही कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ये सब एल्कली मेटल के आपको मिल जाएं, या फिर ये सब मिल जाएं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट किसी मेटल के जो बेसिक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो या हाइड्रोक्साइड हो, तो हम डबल टाइट्रेशन का इंडिकेशन ले लेंगे। दूसरा, फिनोल्फ्थालीन मिथाइल ऑरेंज सुनते ही डबल टाइट्रेशन की आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगी अभी तक जो पढ़ा है उसमें। हालांकि फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज और दूसरे एसिड बेस टाइट्रेशन में भी एज इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन डबल टाइट्रेशन अभी तक पढ़ा है तो उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन पहचान जाओगे डबल टाइट्रेशन का, जैसे फिनोल्फ्थालीन मिथाइल ऑरेंज आए।
कार्बोनेट, एक एचाइन से एक बाइकार्बोनेट बनाता है, एक कार्बोनेट दो एचाइन लेके कार्बोनिक एसिड। तो जो फिनोल्फ्थीलीन एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे तो बाइकार्बोनेट तो रिएक्ट ही नहीं करता। हाइड्रोक्साइड, फिनोल्फ्थीलीन, मिथाइल ऑरेंज कोई भी यूज करो, दोनों में बिंदास है तो रिएक्ट करेगा। कार्बोनेट सिर्फ बाइकार्बोनेट तक जाएगा इन फैक्टर 1 के साथ, कब? जब फिनोल्फ्थीलीन यूज करोगे। और कार्बोनेट है तो कार्बोनिक एसिड तक जाएगा एन फैक्टर 2 के साथ, जब आप मिथाइल ऑरेंज यूज करोगे। अगर पहले फिनोल्फ्थीलीन यूज करेंगे फर्स्ट एंड पॉइंट के लिए, सेकंड एंड पॉइंट के लिए मिथाइल ऑरेंज, तो फर्स्ट एंड पॉइंट पे सिर्फ बाइकार्बोनेट बचेगा। हाइड्रोक्साइड खत्म हो चुका होगा, कार्बोनेट खत्म हो चुका होगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, और पहले से बाइकार्बोनेट है तो रिएक्ट नहीं हुआ होगा, वो भी पड़ा होगा। तो फिनोल्फ्थीलीन एज एन इंडिकेटर वाले टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे सिर्फ बाइकार्बोनेट एज ए बेस सॉल्यूशन में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और एक कार्बोनेट से एक बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर है तो उसके एंड पॉइंट पे कार्बोनिक एसिड रहेगा और फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड है। उसका पीएच रेंज भी 3.1 टू 4.4 एसिडिक रेंज में है, तो फाइनली एसिड ही रहना चाहिए, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट वीकली बेसिक है, और फिनोल्फ्थीलीन का एंड पॉइंट भी क्या है? वीकली बेसिक रेंज में है, 8.2 टू 10 वीकली बेसिक है। तो फिनोल्फ्थीलीन का एंड पॉइंट वीकली बेसिक रेंज में है, तो बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? वीकली बेसिक होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा? वीकली बेसिक, तो उनका पीएच रेंज भी वीकली बेसिक के हिसाब से है। थोड़ा इस तरह आप अंदाजा रखकर फिलहाल ध्यान रख सकते हो, बाद में तो हम इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइस एंड गर्ल्स, मैंने डबल टाइट्रेशन आपके दिमाग में डालने की भरपूर कोशिश की। होपफुली यू अंडरस्टूड इट। दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो। कीप वर्किंग डे एंड नाइट, keep putting best efforts of yours day and night. One day will come when you will be the superstar, guys. Okay, student, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.